राजनीति में इतनी गिरावट आ चुकी है, इतनी बेशर्मी आ चुकी है, इतनी अनैतिकता आ चुकी है कि अब उस पर कोई भी विश्लेषण करना मूर्खता लगता है। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, ये सब आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी आसाम जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर नहीं जाते हैं। कोई सवाल पूछेगा इस पे? क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी लगातार चक्कर लगाते हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव जीतने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी को ये है कि जल्दी से जल्दी जो उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा है वो उसको पूरा करें और भारत के अधिक से अधिक राज्यों पर वो आधिपत्य अपना करें। वो इसी रणनीति में लगे हुए हैं। उसके लिए उनको शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, कितनी बेशर्मी करनी पड़े, वो उसके लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर देशवासियों को देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद ही उस देशभक्ति के पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो देशभक्ति का नया तरीका है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश से फिर से अपील की है, 7 अपील की हैं, जिसमें से पहला तो वर्क फ्रॉम होम करने का है, गोल्ड नहीं खरीदने का है 1 साल, और पेट्रोल डीजल बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जो कुकिंग ऑयल है उसे भी कम यूज करें, ये कह रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग करें, इसके अलावा स्वदेशी अपनाएं और ट्रेवल को अवॉइड करें। लेकिन इन 7 में से ज्यादातर तो मोदी जी खुद ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल आ गया है, जो तय है कि वो 15 तारीख से 20 तारीख के बीच जो है यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। अब उसको क्या अवॉइड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में? बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि देश हित में क्या वो जो रोड शो किए गए हैं पिछले 24 घंटे में, उनको अवॉइड किया जा सकता था क्या? वो पीएमओ में रहकर वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे क्या? हर कोई सवाल पूछ रहा है, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में जाके एकाएक भाषण दिया है और जनता को ज्ञान बांटा है उन्होंने, वो पिछले 5 राज्यों के चुनाव के दौरान उन्होंने एक दिन भी कोई इस तरह की बात नहीं कही। जाहिर है 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा किला जीत लिया है। हमें लग रहा था कि बीच में प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए आए थे, तो हमें लगा था कि प्रधानमंत्री जी जो विश्व में दिक्कतें चल रही हैं गल्फ कंट्रीज का और जो तनाव बना हुआ है इजराइल का, अमेरिका का, इस पे कुछ बात बताएंगे और कहेंगे कि भारत भी इसकी चपेट में है और हम बचने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है और जनता को भी हमारे साथ आना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। हमें इस बात की आशा थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राजनीति खेली और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष जो है महिला बिल नहीं आने देना चाह रहा है। मतलब प्रधानमंत्री जी ने झूठ का पुलिंदा खोल दिया, जबकि आपको पता है कि महिला बिल तो 23 में ही आ चुका था। तो उन्होंने इलेक्शन के दौरान, चंद रोज पहले इलेक्शन के दौरान इस तरह की बात चैनल पर बैठ के करी। तो ये तो पता लगता है कि प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब अगर हम कल के उनके भाषण की बात करते हैं तो उन्होंने सारी बातें जनता के लिए कही हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या स्ट्रेटजी होगी, सरकार की क्या रणनीति होगी, ये वो बताने में असफल रहे। अब वो जनता को बता रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम करो, शादी ब्याह में खाने का तेल कम खर्च करो, घर से मत निकलो। आपने अपने जो फ्लीट है उसमें कुछ गाड़ियां कम की हैं क्या? आपने कोई ऐसी चीजें की हैं कि आप जो है प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास में बैठ के ही फीते काट दें या उद्घाटन वहीं से बैठे बैठे कर दें? हमने तो कई प्रधानमंत्री को देखा है। हमने तो वाजपेयी जी को देखा है कि वो कई बार नहीं जा पाते थे और वहीं से बैठकर रिमोट से कर देते थे वो। तो क्या आप भी कुछ इस तरह का विचार बना रहे हैं कि आपको ये भी बताना चाहिए? प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि कोविड से भी बुरे हालात हो सकते हैं। तो कोविड में आपने क्या किया था? कोविड में सरकार ने क्या किया था? अंततः जनता को ही भुगतना पड़ा था। ट्रेनें बंद हो गई थी, लोगों को पैदल मार्च करना पड़ा था।
अस्पतालों में सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी लोगों के पास, लोगों को कितनी दिक्कतें हुई थी। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो सिर्फ जनता को समझना है, जनता को करना है, या सरकार भी कुछ करेगी? और क्या संभव है ये कि आपके नेता, आपके मंत्री, आपकी पार्टी भी इसमें सहयोग करेगी? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको खुद करके, अगर आप किसी से कुछ अपील करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो पहले आपको खुद उसको आत्मसात करना होता है, तब आप सामने वाले को कह सकते हैं। आप तो कुछ कर नहीं रहे, आप तो रोज रोड शो कर रहे हैं। क्या बिना रोड शो के काम नहीं चलेगा? क्या बिना रोड शो के देश नहीं चलेगा? रोड शो से ही देश चल रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर जनता चर्चा कर रही है, और जनता कहीं ना कहीं सोच रही है कि हालात किस प्रकार के हो गए। कोरोना में आपने देखा था, इलाज पे कम, सुविधाओं पे कम, बालकोनी में जाके मोबाइल की टॉर्च जलाना, थाली और ताली बजाना, इस पे ज्यादा जोर दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल हो गए हैं, जनता कुछ जागरूक हुई है, इस विषय में सोचेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई चरम पे है, लेकिन आने वाले टाइम पे जिस प्रकार के हालात दुनिया के हैं, जिस प्रकार के हालात गल्फ कंट्रीज के हैं, और अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है, तो इसमें और ज्यादा महंगाई भी बढ़ेगी और देश के हालात भी खराब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सरकार इसके लिए तैयार है? जब जब देश पे आपत्ति आती है, जब जब देश दिक्कत में आता है, जनता देश के साथ खड़ी होती है। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, सब राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। अगर राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आती है तो जनता बढ़ चढ़ के खड़ी होती है। हमने देखा है, अपने पूर्वजों से सुना है, जब देश के लिए सुभाष चंद्र बोस या दूसरे लोग चंदा मांगने निकले थे, तो हमारी माताओं ने, हमारी दादियों ने, हमारी जो उस टाइम की हमारी महिलाएं थी, उन्होंने अपने गहने उतार के दे दिए थे राष्ट्र के लिए। कई लोग, किसानों ने अपनी फसलें दे दी थी, अपनी जमीनें दे दी थी, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए था। लेकिन हमें सुभाष चंद्र बोस को भी देखना चाहिए था ना, हमें उस समय के नेता को भी देखना चाहिए था ना। जवाहरलाल नेहरू ने अपना आनंद भवन दान कर दिया था। उस समय के जितने नेता थे, उन्होंने अपनी संपत्ति पहले दान की थी, तब वो जनता से मांगने निकले थे, तो जनता ने जी भर के उनको दान दिया था। यहां मैं ये कहूंगा कि शास्त्री जी ने कहा कि एक वक्त का खाना खाना है, तो लोग एक वक्त का खाना छोड़ दिए क्योंकि शास्त्री जी पर उन्हें भरोसा था। लेकिन अब वही भरोसा जो है, ये जो दिखावटी और जो लालची राजनीति हो गई है, इसके बदौलत कम हुआ है राजनेताओं पर। और हर चीज जो है अब वही है, प्रचार कर लीजिए और प्रचार में अपने आप को बड़ा दिखा दीजिए, और बाकी चुनाव तो कॉम्प्रोमाइज है ही है, चीजें चल रही हैं। देखिए हिमांशु, आपने जिक्र किया लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कम समय में जो देश को संदेश दिया है, देश के लिए जो किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। शास्त्री जैसे सादगी भरे नेता आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उनकी। आज के डेट में या आने वाले समय में कोई इस प्रकार के नेता पैदा होंगे, मुझे तो संशय है इस बात पे। कई सारी तस्वीरें हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, 2 बैलों की जोड़ी के साथ उनको हल चलाते हुए भी हम देखते हैं। हम उनको देश के बॉर्डर पे भी देखते हैं जब युद्ध के हालात थे। हम उनको किसानों के साथ भी देखते हैं जब वो किसानों से अपील कर रहे हैं और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद कर रहे हैं, तब भी हमने उनको देखा है। और उनके तमाम किस्से हम पढ़ते हैं। कई सारे किस्से तो मैंने, उनके जो बेटे हैं शास्त्री, उनसे मेरी डिस्कशन में मैंने पूछा है। सुनील शास्त्री उनके बेटे हैं, पार्लियामेंट में कई बार मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको पूछा कि भाई आप इतने महान व्यक्ति के पुत्र हो, लेकिन उसमें और आप में बड़ा फर्क दिखाई देता है, आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो वो सीधे कहते हैं कि मलिक साहब, वो हालात शास्त्री जी के जमाने में जो थे आज नहीं है, और हमें कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज बिना पैसे के राजनीति नहीं होती है। हमारे पास गाड़ियां नहीं है, डीटीसी में घूम के हम कहां जाएं। इस तरह की उन्होंने व्यथा बताई थी। और उनकी गाड़ी का किस्सा है कि उन्होंने किसी तरह गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी लोन पे थी, उनके मरने के बाद भी वो लोन बाकी था, किस प्रकार से दिया गया। आज ऐसे नेता मिलेंगे क्या? चौधरी चरण सिंह की जब मृत्यु हो गई थी और उनका बैंक का खाता देखा गया तो उसमें 470 रुपए निकले थे। आज के नेता के खाते में कितने निकलेंगे? जो उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके लोग हैं, या उनके जो पुश्तैनी लोग हैं, अभी
उनके खाते में कितने निकलेंगे अभी? लेकिन सर यही तो फर्क है ना, पहले के लोगों के खाते में बड़ी पारदर्शिता से चीजें होती थी। आजकल क्या है, दिखावे की हद ये है कि एक तरफ तो कहा जाए कि प्रधानमंत्री जो सैलरी भी पा रहे हैं वो भी देश के हित में लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक फंड बनाया गया है जिसके बारे में कोई जानकारी, किसी तरीके का ऑडिट होता ही नहीं है। कहां से पैसा, किसका पैसा क्यों आ रहा है, कोई जानकारी इस देश के नागरिक को नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पर वो एक फंड बनाया गया है। तो ये है पारदर्शिता का नमूना। नहीं, देखिए हिमांशु जी, जिस प्रकार से अभी चीजें हो रही हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं छुपी हुई चीजें, छुपे हुए एजेंडे चल रहे हैं। भाई आपने प्रधानमंत्री फंड बनाया है, उसमें कई लोगों ने आरटीआई से जवाब मांगा है, तो आपने आरटीआई में जवाब ही नहीं दे रहे, तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। आपने जो है चुनाव फंड बनाया है पार्टियों का, आपने बॉन्ड बनाए हैं, आपने सियासी बॉन्ड बनाए हैं पार्टियों के, उस पर जब कोई जानकारी मांगता है तो वो मिलती नहीं है। उसमें कई घोटाले घपलों की खबरें हैं कि आप पार्टी के बॉन्ड खरीद लीजिए, चुनावी बॉन्ड खरीद लीजिए, तो उसकी जब जांच होती है तो वो जांच फंस जाती है, कहीं रुक जाती है, तो उसमें पता लगता है कि किस प्रकार की चीजें चलती। पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी है, पारदर्शिता नहीं है चीजों। झूठ बोल रहे हैं आपके कई सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं। आप देखिए पिछले 2 दिनों से, जब से शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है, तब से प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप उनको कह रहे हैं कि वो किस प्रकार से पैसे ले रहे हैं, किस प्रकार से जेब में लग रहे हैं, कैसा मासूम चेहरा है उनका, और आप ही उनको शपथ दिला रहे हैं। तो ये भी तो सवाल खड़ा होता है प्रधानमंत्री जी पे कि प्रधानमंत्री जी आप ये कैसे बोल सकते हैं? क्या आपकी याददाश्त इतनी छोटी है कि चंद साल पहले की बात आप भूल गए? पुराने नेताओं की अगर आप बात करते हैं, चाहे उसमें लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे दूसरे तमाम नेता हो, क्या उनका चरित्र ऐसा था? हम सोच सकते हैं। कई सारे नेता हमारे टाइम पे थे, वीरेंद्र वर्मा हमारे यहाँ के थे जो गवर्नर भी रहे लास्ट में हिमाचल प्रदेश के। अगर उनको खबर लग जाती थी कि इस नेता ने, इस विधायक ने, इस मंत्री ने बदमाशी की है, तो डांट लगा देते थे, वो घर में नहीं घुसने देते थे। आज क्या ऐसा है? उस दौर के बारे में जरा बताइए, जब नेहरू की अमीरी की चर्चा जो है, जितने समाजवादी नेता जो अपने आप को बताते थे वो करते थे, और संसद तक में जो है इसकी गूंज होती थी। आज कोई नेता किसी की अमीरी का जिक्र करता है क्या? हनुमान बेनीवाल अभी कह रहे थे राज्यपालों का लेकर, क्योंकि अभी तमिलनाडु में जिस तरह से हंगामा हुआ सरकार बनाने को लेकर, वो कह रहे थे, उनका वीडियो वायरल था कि राज्यपालों की जरूरत क्या है इस देश को, वो इतना इतना खर्च अगर उनके ऊपर हो रहा है, वो कहां जा रहा है, किसके पैसे हैं वो? तो सवाल तो बड़ा है कि राजनीति में जो पैसा खर्च किया जा रहा है आम आदमी का, आम टैक्स पेयर्स का, ये क्या काम आ भी रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा करें, देश हित में किसी ने रोका नहीं है, पूरी लग्जरी के साथ में करें, लेकिन वो विदेश से क्या लेकर आए, देश का कौन सा हित हुआ, क्या इस बारे में देश की जनता को जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में कहीं पर भी यात्रा करें, बिल्कुल करें, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन उससे फायदा इस देश का क्या हो रहा है, ये क्या पूछने का हक आम नागरिक का नहीं है क्या? उससे सिर्फ पार्टी ही बड़ी हो रही है, पार्टी की ही चीजें साधी जा रही हैं, विधायक ही खरीदे जा रहे हैं, तो फिर क्या ही है मतलब? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, अगर पुराने लोगों की आप बात करते हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे दूसरे नेता हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, और चाहे इवन अभी तक भी वाजपेयी हो, इनकी वाजपेयी गवर्नमेंट में जॉर्ज फर्नांडीज जैसे लोग हों, उनकी कई सारी किस्से कहानियां इस तरह के हम जानते हैं। शास्त्री जी का एक किस्सा यही है जो उनके बेटे ने बताया था कि एक बार वो सरकारी गाड़ी लेके बाजार में कहीं चले गए थे और दूसरी जगह चले गए थे। जब शास्त्री जी को पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को बुला के कहा था कि जितना पेट्रोल खर्च हुआ है वो मैं निजी तौर पे दूंगा, उसका बिल लाइए। और उन्होंने अपनी जेब से पे किया था उसको, और उन्होंने सरकारी खर्चे में उसको नहीं जोड़ा था। उन्होंने मना कर दिया था कि ये जितनी गाड़ी चली है सरकारी खर्च में नहीं जोड़ेगी। और जब वो अपना कोई निजी काम करते थे तो सरकारी कोई भी सुविधा, सरकारी कोई भी खर्चा नहीं करते थे। ये तो वो सिद्धांतवादी लोग थे। लेकिन अब सिद्धांत धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आप खाली दिल्ली में ही नहीं, आप खाली प्रधानमंत्री या किसी बड़े मंत्री की बात मत करिए, आप दूसरे राज्यों के कोने कोने में चले जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, चाहे वेस्ट बंगाल ही हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे साउथ के राज्य हो, वहां पे जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आज भी वो अपने छोटे घरों में रहते हैं। कई ममता लोग कई बनर्जी बार का विधायक रहे,
कई बार विधायक रहे, वो अपना घर तक नहीं बना पाए, वो अपनी झोपड़ी में रहते हैं, तो वो भी तो सिद्धांतवादी थे। अरे खाली वो किसी एक ही दल के थे ऐसा भी नहीं है, सब दल के थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 1 रुपया पार्टी फंड से नहीं लिया, 1 रुपया सरकार से नहीं लिया, वो सरकार में मंत्री रहे। कल्याण सिंह की सरकार में कई मंत्री रहे जो अपना घर भी नहीं बना पाए। दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कई मंत्री ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे जिनके ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम कहां पहुंच गए हैं? दिल्ली सरकार में खुराना की सरकार बनी थी, उसके बाद सुषमा स्वराज रही, साहब सिंह वर्मा रहे। साहब सिंह वर्मा ने जब अपना पद छोड़ा और निजी यात्रा उनको करनी थी तो उन्होंने सरकारी गाड़ी वहीं छोड़ दी थी और वो डीटीसी की बस में बैठ के अपने घर गए थे। तो ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कोई ये 100 साल पहले नहीं हुआ है, ये अभी 10-12 साल, 15 साल, 20 साल पहले हुआ है। तो इतने दिनों में इस प्रकार का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का बदल जाना हास्यास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तो इसलिए आज इस तरह की अपील प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना और उस पर खुद अमल ना किया जाना, मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को इस पर विचार करना चाहिए। जी। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं वो उपदेश नहीं है, ये नाकामी के सबूत हैं, और कह रहे हैं कि देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष का काम है सत्ताधारी दल पे आरोप प्रत्यारोप करना, सरकार की कमियों को उजागर करना, जहां उनको समझ में आए कि सरकार गलत कर रही है उनको आईना दिखाना। राहुल गांधी अपना काम अपनी जगह कर रहे हैं, वो विपक्ष में है। यहां पक्ष और विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन हमें देश को देखना है कि पक्ष विपक्ष जो कर रहा है उसमें देश कितना आहत हो रहा है, या देश को कितना फायदा हो रहा है, या देश को क्या लाभ हो रहा है। हमें देश की लाभ हानि देखनी है। पक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना सत्ता को, और सत्ता का काम है विपक्ष के साथ लड़ाई लड़ना। लेकिन मैं वही बात करता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए क्या कर रहे हैं वो बताएं। देश तो उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, राहुल गांधी जिस प्रकार से कर रहे हैं, राहुल गांधी नई रणनीति लेके आए हैं जो आपने तमिलनाडु में देखी है। देश में फिलहाल 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है और मैं उसको भविष्य की नई राजनीति के रूप में देख रहा हूं। एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं विजय, जिन्होंने शपथ ली है, युवा हैं, बिल्कुल नए हैं, राजनीति से ओत-प्रोत नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें एक भावना है देश सेवा की, राज्य सेवा की, जनता सेवा की। और दूसरे जो मुख्यमंत्री ने शपथ ली है वेस्ट बंगाल के, उनके तमाम चिट्ठे और चरित्र चित्रण उनका है, उस पर भी विचार होना चाहिए। तो इस तरह की देश में राजनीति होगी, और जब इस तरह के लोगों का राजनीतिक टकराव होगा तो देश उसको किस नजरिए से देखेगा, और नई सियासत, नई राजनीति देश में कैसे होगी। तो मुझे लग रहा है कि हम बदलती हुई राजनीति को भी इस लेवल पे, इस स्तर पे देखेंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक आप इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते। झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, आप बोले कुछ करें कुछ, इस तरह की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। आपको राजनीति में बदलाव आप देखेंगे, और राजनीति में बदलाव होगा, जैसे तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में 2 दल थे, इस बार तुम बन जाओ, इस बार हम बन जाए, वही सब चले जा रहा था। जनता त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए जनता तीसरे मोर्चे को लाई, और तीसरे व्यक्ति में उन्होंने देखा स्पार्क है, जवान है, नया आदमी है, ये राज्य के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और जिस तरह का उसका उतावलापन है, जिस तरह से उसने आते ही तमाम जो वायदे किए थे उन पर अमल करने की घोषणा की है, तो ये जताता है कि वो राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब क्या करेगा, किस हद तक जाएगा, कहां तक सफल होगा, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि हम इसी तरह का एक पुराना मुख्यमंत्री दिल्ली में भी देखे थे, जो केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसका हश्र क्या हुआ वो भी हमने देखा। तो अभी हमें यह भी देखना है कि विजय कहां तक जाते हैं राजनीति में और क्या मुकाम हासिल करते हैं। जी। अच्छा, एक वीडियो और जो वायरल हो रहा है, मैं चाहूंगा उसके बारे में भी आप जरूर बताएं कि आपके मन में क्या है, क्योंकि रेवंत रेड्डी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोडियम पर हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको गुजरात जितना जो है फंड देंगे। तो क्या मतलब है, ये प्रधानमंत्री डायरेक्ट हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या मंच पे खड़े होके? मतलब इनको थोड़ी, मतलब प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो बना के रखे ना।
मतलब कितना नीचे जाना है राजनीति करने के लिए कि ऊपर उठ ही ना पाओ। देखिए हिमांशु, अगर आप आज की राजनीति को देखते हैं तो राजनीति का पैमाना समाप्त हो चुका है। जो एक लिमिटेशन थी नीचे गिरने की या ऊपर उठने की, वो सब जो है लिमिटेशन समाप्त हो चुकी है। राजनीति में इतनी गिरावट आ चुकी है, इतनी बेशर्मी आ चुकी है, इतनी अनैतिकता आ चुकी है कि अब उस पर कोई भी विश्लेषण करना मूर्खता लगता है। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, ये सब आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी आसाम जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर नहीं जाते हैं। कोई सवाल पूछेगा इस पे? क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी लगातार चक्कर लगाते हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव जीतने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी को यह है कि जल्दी से जल्दी जो उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा है वो उसको पूरा करें और भारत के अधिक से अधिक राज्यों पर वो आधिपत्य अपना करें। वो इसी रणनीति में लगे हुए हैं। उसके लिए उनको शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, कितनी बेशर्मी करनी पड़े, वो उसके लिए तैयार हैं। उसी के मद्देनजर इन्होंने इस तरह की बात जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी को कही है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जल्दी से वो जो राज्य बचे हुए हैं, जैसे पंजाब है, तेलंगाना है, छोटे राज्य हैं, उन पर जल्दी से जल्दी अपना आधिपत्य जमाया जाए। ये चीजें आप देखेंगे भी आने वाले समय में, चाहे तेलंगाना हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, इनमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी कोशिश आने वाले समय में करेगी ताकि यहाँ पे अपनी सत्ता बनाई जा सके। क्योंकि अब आपने देख लिया है कि किस प्रकार से जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, जिस प्रकार से सत्ता वहां पे हासिल की है वेस्ट बंगाल में, उसी तर्ज पे किसी भी राज्य में सत्ता हासिल की जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी जान चुकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विचार साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।